स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बिहार शिक्षक बहाली बिल्कुल अब लास्ट तैयारी पे आ चुका है, तो आप बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का रिवीजन इस वीडियो में आप मेरे साथ करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे एक बार ज़रूर आप लास्ट तक ज़रूर देखें। इसके साथ ही इससे पहले हमने एक वीडियो फिजिक्स का भी अपलोड कर रखा है, जो अभी तक जितना प्रीवियस बीपीएससी में पूछा है वे सारे क्वेश्चन उसमें अपलोड है, तो उसे भी आप ज़रूर देख लेंगे। आपके कश्यप कॉम्पिटिटिव क्लास के टेलीग्राम पे भी उसका लिंक भी है, तो आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं और यूट्यूब से भी आप देख सकते हैं। चलिए, ये जो महत्वपूर्ण आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें हम लोग करते हैं, कूटपाद किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, कोई नहीं। हम लोग इसमें केवल आंसर करते चलेंगे। कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन, सुबह शाम। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। कब होता है? दिन में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जब भोजन बनाते हैं तो उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसमें कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक यानी फंगी। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण जो होता है वह मृतोपजीवी है। कैसा है? मृतजीवी है। ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन वसा एंजाइम हार्मोन। तो ऑक्सिन जो है वो हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। चलिए, इसके बाद देखिए कि मनुष्य के वृक्क से संबंधित है पोषण से किडनी, जिसे मनुष्य का किडनी संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो किडनी का संबंध किससे है? उत्सर्जन से है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सभी। तो इसमें सभी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि पौधे जो है वो स्वपोषी पोषण में आते हैं। पौधे किस में आते हैं? स्वपोषी में आते हैं। स्वयं से अपने खाना को बनाते हैं सारे जो प्लांट होते हैं। तो स्वपोषी में क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। चलिए आगे देखिए इसमें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो जल से निकलता है। यहाँ पे क्या बनता है? C6H12O6। ये आपका क्या है? ग्लूकोज है। याद रखिएगा, ये ग्लूकोज का भी फॉर्मूला पूछता है। तो C6H12O6 होता है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। आप इसी चैनल में आप जब जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें हिंदी भी करवाया हुआ है। तो एक बार आप एग्जाम से पहले हिंदी वाले जाके क्लास 3 से लेकर क्लास 10th तक आप ज़रूर उसे देख लीजिएगा। और अगर वहाँ प्लेलिस्ट में अगर आप नहीं मिल पाता है तो अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम पे क्लास 3 से लेकर क्लास 10 तक का सारा वीडियो का लिंक वहाँ पे शेयर किया हुआ है। तो आप वहाँ से भी लिंक के माध्यम से आप वीडियो को देख सकते हैं। एक बार आप ज़रूर उसको देखिएगा, क्लास 3 से लेकर 10 तक का हिंदी। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? रक्त, श्वेत ग्रंथि, वृक्क, अग्नाशय। तो इसका मुख्य जो अंग है वह कौन है? वृक्क है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? स्पर्शक, कूटपाद, जीव, इनमें से कोई नहीं। तो कूटपाद के द्वारा। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? मलेरिया जो है वो, मलेरिया जो बीमारी होती है वो किसके काटने से होती है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। तो ये क्या है? परजीवी है, पैरासाइटिक है। ये प्लाज्मोडियम के काटने से होती है। किसके काटने से? प्लाज्मोडियम के काटने से। ये प्लाज्मोडियम रहता है इसमें, प्लाज्मोडियम परजीवी है ये। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पूर्ण पाचन के स्थल निम्नलिखित में से कहाँ है? तो अमाशय में, यकृत में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन डाइजेस्टिव होता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मनुष्यों में, घोड़े में, कॉकरोच में, स्त्री में। खुला परिसंचरण तंत्र जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये पाया जाता है किसमें? कॉकरोच में। किसमें? कॉकरोच में। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रण करता है? कौन सा हार्मोन? हार्मोन रिलेटेड पूछ रहा है तो इंसुलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को जो उपापचय नियंत्रण करता है उसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। क्या नाम है? थायरॉक्सिन हार्मोन। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन, ऊष्माक्षेपी, संयोजन, उपचयन। तो इसका जो श्वसन ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। चलिए आगे देखिए, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? रंध्र
का इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि रंध्र जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आम में, हाइड्रीला में, नागफनी में, कनेर में, तो कनेर में रंध्र नहीं होता है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? वसा, होमोग्लोबिन, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट। तो होमोग्लोबिन होता है। जीवन एक महत्वपूर्ण विशेषता है, अणु की गति, वृद्धि, संग, समन्वय। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वृद्धि। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? तो जो गुर्दा होता है वो सेम के बीच के आकार का होता है। कैसा होता है? सेम, जो खाया जाने वाला जो वेजिटेबल जो सेम होता है उस सेम के बीच के आकार का जैसा होता है। क्या? जो किडनी होते हैं। तो मानव में गुर्दों की संख्या कितने होते हैं? 2, एक लेफ्ट और एक राइट साइड में। ग्लाइकोसिस होता है। ग्लाइकोसिस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, क्लोरोप्लास्ट में। तो कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। चलिए नेक्स्ट देखिए कि लैटेक्स समानता कहाँ पाया जाता है? पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, इनमें से सभी। तो सभी इसके आंसर क्या होंगे? इनमें से सभी। मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेसम, 4 वेसम, 5 वेसम, 2 वेसम। तो यहाँ पे 4 ब्लॉकेज। मानव में मूत्र यूरिया का प्रतिशत कितना होता है? 96%, 60%, 2%, इनमें से कोई नहीं। तो कितना प्रतिशत होता है? 2% होता है। कितना प्रतिशत? 2%। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाओं को किस रूप में संचित होती है? चेतना के रूप में, आवेग के रूप में, उद्दीपन के रूप में, संवेदना के रूप में। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं उद्दीपन के रूप में संचित होती है। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल रक्त दिखाई देता है? ब्लड का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो होमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण? हेमोग्लोबिन। वसा का पाचन करता है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। वसा का पाचन जो करता है वो लाइपेज करता है। कौन करता है? लाइपेज। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक। तो वेपराइजेशन की प्रक्रिया जो है वो फिजिकल प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो ये पौधों में क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रशेषिका हिस्सा है आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, संवहन तंत्र का, जनन तंत्र का। तो तंत्रिका तंत्र का परिशेषिका जो है ये तंत्रिका तंत्र का, नर्वस सिस्टम का ये हिस्सा है। किण्वन क्रिया पाई जाती है अमीबा में, ईस्ट में। तो ईस्ट में पाई जाती है किण्वन। कहाँ? ईस्ट में। भोजन के मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? मुख्य रूप से अवशोषण होता है इलियम में। कहाँ होता है? इलियम में। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से उत्पन्न क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा। तो कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पाद के रूप में बाहर आता है। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया कॉकरोच का। ट्रैकिया किसका अंग है? कॉकरोच का। और सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? किसका अंग है? कॉकरोच का। सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? अतः श्वसन, निःश्वसन, स्वाक्षोश्वास, इनमें से कोई नहीं। तो सांस लेना और छोड़ने को कहते हैं स्वाक्षोश्वास। और सांस अंदर लेना अंतःश्वसन है और बाहर छोड़ना निःश्वसन है। पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, लीवर, छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, इनमें से कोई नहीं। तो पीत रस जो होता है, बाइल जूस, इसे क्या कहते हैं? बाइल जूस। ये कहाँ से रिलीज होता है बाइल जूस? ये रिलीज होता है लीवर से। कहाँ से? लीवर से। और ह्यूमन का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है? लीवर है। लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी जो होती है यह मोटी होती है। एक स्वच्छ मनुष्य ये कितना होता है? बीपी कितना होता है? तो 120/80, 80/120, 80/100, 72/80। तो ये जो होता है 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 होता है स्वस्थ मनुष्य का प्रांकुचन अनुशीलन दाब। तंत्रिका तंतु में उपस्थित एक प्राथमिक तंत्रिका तंतु में तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? एक्टोडर्म, मिसोडर्म, इंडोडर्म, इनमें से कोई नहीं। तो तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति इंडोडर्म से होता है। मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है। ये किसका भाग है? तो उत्सर्जन का भाग है, उत्सर्जन का। और पादप में जाइलम क्या होता है? तो पौधों में जो जल ले जाता है और जल के साथ खनिज लवण जो ले जाता है, तो ये काम कौन करता है? जाइलम। तो याद रखिएगा, ज से जाइलम और ज से जल। तो जल ले जाने का काम, यानी जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के समय जो जल ले जाने का काम जाइलम, और जो भोजन को ले जाता है वो कौन है? फ्लोएम। तो ये जाइलम कहाँ जाता है? तो जल का वहन, भोजन का वहन, तो ये जल का वहन जाइलम करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे।
स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण क्या होता है? जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तो अपना खाना स्वयं कौन बना सकते हैं? प्लांट। तो प्लांट को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। पाइरोवेट विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, पाइरुवेट विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कौन सी क्रिया है? तो ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। स्वपोषण होता है कवक में, हरे पौधे में, जंतु में, सभी जीवों में। तो एक पौधा ही है जो जिसमें स्वपोषण की प्रक्रिया होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती, हरित लवक, ग्राना, एस्ट्रोमा। तो पत्ती जो है वह प्रकाश संश्लेषी अंग है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, चलन। तो सभी जीवों के लिए जो अनिवार्य है वह श्वसन है। सभी जीवों के लिए जो अनिवार्य है वह श्वसन है। मृतोपजीवी का उदाहरण है अमीबा, गोबरछत्ता, उड़हुल, अमरबेल। तो गोबरछत्ता क्या है? जिसे आप कह सकते हो जो मशरूम के शेप का जैसा होता है, तो ये गोबरछत्ता जो है ये मृतोपजीवी है। और ये क्या है? कवक है। ये क्या है? कवक है। चलिए, ईस्ट किस वर्ग की कोशिका जीव है? ईस्ट किस वर्ग की कोशिका जीव है? ये देखते हैं। ईस्ट किस वर्ग की कोशिका जीव है? तो ईस्ट जो है वो क्या है? एक कवक है। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही का जमना क्या है? किण्वन है। दही का जमना क्या है? किण्वन है। मृतोपजीवी का उदाहरण गोबरछत्ता था। चलिए नेक्स्ट देखिए। कौन सा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि का कार्य नहीं करता है? कौन सा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि का कार्य नहीं करता है? अग्नाशय, पीयूष ग्लैंड, अंडाशय, वृषण। तो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी का कार्य नहीं करता है पीयूष ग्लैंड। ठीक है। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? पादपों में, प्लांट में जो पाया जाने वाला जो ग्रोथ हार्मोन है उनमें से कौन है? जिब्रेलिन, एड्रीनेलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। तो इसका आंसर होगा जिब्रेलिन। क्या होगा? जिब्रेलिन। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या निकल कर आता है? तो C6H12O6 पहले हो ही चुका है, ग्लूकोज निकल कर आता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट ये सब है, तो आप इसे जरूर लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए, क्योंकि अब बस 1 से 2 दिन आपके एग्जाम, बस अब आपके 2 दिन बचे हैं। केवल रिवीजन, नए चीज़ सीखने से बचिए और जितना आपने सीख रखा है, जितना आप जान रहे हैं, उतना आप ज़रूर उसको रिवीजन करते रहिए। क्योंकि एक और इसमें क्या निकल के बात आई है कि जो निगेटिव मार्किंग है वो निगेटिव मार्किंग अब नहीं रहा है और आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आपके जो भी हिंदी वाले पार्ट में तो निगेटिव पहले ही से ही नहीं था, जो लैंग्वेज पेपर था हिंदी इंग्लिश, तो उसमें तो था ही नहीं निगेटिव। तो जो आपके जनरल स्टडीज़ के पार्ट में और जो आपके मैथ्स के पार्ट है, रीजनिंग के पार्ट से, वहाँ से भी आपके निगेटिव निकल चुके हैं। साथ ही जो टीजीटी पीजीटी वाले लोग भी हैं तो उन लोगों में भी निगेटिव नहीं है। तो एक अच्छा गोल्डन चांस है उन लोगों के लिए जो बिहार शिक्षक बहाली में अपॉइंट होने के लिए जो एग्ज़ाम में इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए, तो आप ज़रूर एक बार रिवीजन जरूर करते रहिएगा। और हिस्ट्री का पार्ट और करंट अफेयर का एकदम सबसे अगर आप फोकस कहीं पे करें तो साइंस, करंट अफेयर और हिस्ट्री का पार्ट। जीएस वाले पार्ट में मैथ, रीजनिंग तो आपका पार्ट है ही। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर के ऊर्जा में उत्पादन होता है? तो श्वसन जो है वो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है श्वसन के माध्यम से। मानव आहार नाल में सबसे लंबा भाग कौन है? ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत, अग्रास नली। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है वह कौन है? मानव आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है वह छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका को ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो वह है एटीपी। क्या है? एटीपी। एटीपी जो होता है ये कोशिका का ऊर्जा होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्र में हो। चलिए आगे देखिए। इसमें नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हृदय में जो रक्त के संपूर्ण शरीर में जो पंप किया जाता है वह कौन सा भाग पंप करता है? तो निलय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर, मैनोमीटर, एस्फिग्नोमीटर। इनमें से कोई नहीं। तो ब्लड प्रेशर को जो नापते हैं उसे हम लोग एस्फिग्नोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे एस्फिग्नोमीटर कहते हैं। एक आपका केमिस्ट्री का बचा हुआ है तो उसको भी हम लोग कर ही लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर से आपको हम रिवीजन करवा देंगे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का। ठीक है। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान पर रक्त स्राव को मार्ग में रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? लाल रक्त आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लसिका। तो जो घायल स्थान पे जो ब्लड फ्लो जो होता है तो उसको थक्का बनाकर जो अवरुद्ध करता है वो प्लेटलेट्स होता है।
मंड मंड जो होता है स्टार्च कहते हैं इसे। स्टार्च परीक्षण के लिए, स्टार्च के परीक्षण के लिए जब हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती में को एल्कोहल में उबाला जाता है, तो ये जो उबाला जाता है, तो ये क्या है, क्लोरोफिल के घोलने के लिए। किसको घोलने के लिए? क्लोरोफिल को घोलने के लिए स्टार्च को हरी पत्ती पर आयोडीन डालकर उबाला जाता है। स्लाइड सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 5x पर, 10x पर, 25x पर, 45x पर, तो 10x पर। तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? ट्रैकिया, गलफड़ा, त्वचा, फेफड़ा। तिलचट्टा का श्वसन अंग है ट्रैकिया। और मछली किस अंग के द्वारा श्वसन लेता है? तो गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। और ट्रैकिया से कौन करता है? तिलचट्टा। पौधों के पत्ती के स्टोमेटा रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में जो निष्कासन की क्रिया होती है, वह निष्कासन की क्रिया क्या है? तो पौधों के पत्तियों में रंध्रों के द्वारा जो वाष्प निष्कासन होता है वह वाष्पो उत्सर्जन है। क्या है? वाष्पो उत्सर्जन है। पौधे हरे क्यों होते हैं? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। अंतःकोशिका पाचन कहाँ होता है? तो अंतःकोशिका का पाचन होता है अमीबा में। कहाँ होता है? अमीबा में। नेक्स्ट देखिए, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितने हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ हैं। कितने कोष्ठ हैं? 4 कोष्ठ हैं। कितने कोष्ठ हैं? 4 कोष्ठ है मानव हृदय में। पौधे में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित होता है? तो पौधे में टेनिन नामक पत्ती में, छाल में, जड़ में, फूल में, तो छाल में। कोशिकांग बिंदु किस रंग का होता है? क्लोरोप्लास्ट किस रंग का होता है? तो बहुत बार हो चुका है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हरे रंग का होता है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स। चलिए आगे देखिए यहाँ पे, किडनी का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, किडनी का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? नेफ्रॉन को कहते हैं। किसे कहते हैं? नेफ्रॉन को कहते हैं। नेफ्रॉन क्या है? किडनी का कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई है। लार किस ग्रंथि से निकलता है? एड्रीनल, प्यूटिट्री, लाला। तो लाला ग्रंथि से लार निकलता है। स्लाइवा जिसे बोलते हैं, स्लाइवा कहते हैं इसे। पाचन कार्य संपन्न होता है लाला द्वारा, एड्रीनल द्वारा, प्यूटिट्री द्वारा, जठर द्वारा। तो जठर ग्रंथि के द्वारा पाचन क्रिया संपूर्ण होता है। ठीक है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, नेफ्रॉन और अनॉक्सी श्वसन। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। ऐसे हमने ये सारा क्वेश्चन करवा रखा था पहले भी, साइंस वाले प्लेलिस्ट में आपको क्लास 8, 9, 10, 11, 12 ये सब वहाँ पे आपको मिलेंगे, और वही सब क्वेश्चन का फिर से यहाँ पे रिवीजन किया जा रहा है। श्वसन का अंतिम उत्पादन क्या है? श्वसन का अंतिम उत्पादन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। लाल रक्त कणिका को लाल कौन बनाता है? लाल रक्त कणिका को लाल कौन बनाता है? तांबा के यौगिक या लोहा के यौगिक? तो आयरन कंपाउंड जो है सो लाल कोशिका को लाल आरबीसी को लाल बनाते हैं। मानव में वहन तंत्र के घटक हैं वृक्क, त्वचा, फेफड़ा, इनमें से सभी। तो मानव में वहन तंत्र का वृक्क, त्वचा और फेफड़ा ये सभी जो है इसके कारण है। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो हरित लवक के हरे भाग में। किस भाग में? हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है रक्त का बहाव, रक्त में थक्का, रक्त की कमी, रक्त का संचय। तो रक्त के थक्का बनने में प्लेटलेट्स का इंपॉर्टेंस रोल होता है। ग्रहणी का भाग है मुख गुहा, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो ग्रहणी का जो भाग है वो छोटी आंत है। स्टोमेटा खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है द्वार कोशिका, सखी कोशिका, चालनी कोशिका, मूल रूप। तो स्टोमेटा का खुलना और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है द्वार कोशिका। कौन सा कोशिका? द्वार कोशिका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। तो वसा पर जो क्रिया करता है वह है लाइपेज। कौन है? लाइपेज। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाया जाता है। चलिए आगे देखिए कि फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम से क्या होता है? फ्लोएम से सुक्रोज के रूप में। किस रूप में? सुक्रोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे तेलचट्टा में कितने श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो तेलचट्टा में श्वास रंध्र पाया जाता है कितना? 10। कितने श्वास रंध्र पाए जाते हैं तेलचट्टा में? 10। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधों में। और सबसे तेज जो हृदय धड़कन किसका होता है? अमोनिया, यूरिया। सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें से सभी।
इनमें से सभी। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? ये आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? व्हेल, चूहा, हाथी, आदमी। तो चूहा का। किसका? चूहा का। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ हैं, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ हैं गोंद, टैनिन, रेजिन। गोंद, टैनिन, रेजिन, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? शाकाहारी, अंतःग्रहण। तो अंतःग्रहण से। रक्त क्या है? रक्त उत्तक है। कोशिका है, पदार्थ है। तो रक्त एक उत्तक है। रक्त क्या है? एक उत्तक है। चलिए आगे देखिए इसमें कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? इसे उपोहन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपोहन कहते हैं। डीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस। चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं जंतु में, जाइलम में, फ्लोएम में, एक कोशिकीय पौधों में। तो चालनी नलिकाएं पाए जाते हैं फ्लोएम में। और आरबीसी का जीवन अवधि कितना होता है? बीपीएससी पूछता है इस तरीके के क्वेश्चन। तो 120 दिन तक। आरबीसी का जीवन अवधि कितना दिन तक? 120 दिन तक। चलिए आगे देखिए इसमें कि पौधे में भोजन किस रूप से जमा होते हैं? पौधे में भोजन किस रूप से जमा होते हैं? ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च, फैटी एसिड। सही इसका आंसर क्या होगा? सही इसका आंसर क्या होगा? सही इसका आंसर होगा स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। मानव हृदय घिरा होता है पेरियोकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। तो मानव हृदय घिरा होता है पेरिकार्डियम से। किस जीव में होमोग्लोबिन नहीं होता है? पक्षी, मक्खी, मनुष्य, इनमें से कोई नहीं। तो होमोग्लोबिन मक्खी में होमोग्लोबिन नहीं होता है। हेमोग्लोबिन मक्खी में नहीं होता है। हीमोग्लोबिन के कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, पीलिया, एनीमिया, डायरिया। तो हीमोग्लोबिन के कमी से जो रोग होता है वह एनीमिया होता है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? WBC, लसिका, RBC, इनमें से कोई नहीं। तो हीमोग्लोबिन का वाहक है RBC। कौन है? RBC। और पौधे में श्वसन होता है जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से सभी। तो पत्तियों में। पौधे का श्वसन कहाँ से होता है? पत्तियों से होता है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह यानी डायबिटीज। तो निमोनिया जो है वह श्वसन तंत्र से संबंधित है। ठीक है। मनुष्य में RBC, WBC का जीवन अवधि कितना समय का होता है? WBC का जीवन अवधि कितना समय का होता है? तो 12 से 20 दिन का। 12 से 20 दिन का। किसका? WBC का, व्हाइट ब्लड सेल का। निम्नलिखित में कौन संवहक ऊतक है? तो फ्लोएम और जाइलम जो है ये संवहक ऊतक है, पौधे में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? परासरण से, विसरण से, अवशोषण से, निष्कासन से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, विसरण से। किससे करता है? विसरण से। विसरण से। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करते हैं। मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है कोलन, अपेंडिक्स, सीकम और एरेक्टम। तो इसका आंसर होगा अपेंडिक्स। निम्नांकित में कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य कौन करता है? वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन। तो ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीन का पाचन करना। चलिए नेक्स्ट देखिए, मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख्य गुहा में आहार के कौन सा भाग का पाचन होता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, न्यूक्लिक एसिड का। तो कार्बोहाइड्रेट का। रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है वो नियंत्रित करता है ब्लड में शुगर की मात्रा को। रिलैक्सिन हार्मोन वो प्रेगनेंसी के समय महिलाओं से रिलीज होता है। प्रोजेस्ट्रॉन जो है सो ये महिला हार्मोन है। और एस्ट्रोजन जो है ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी आंत। कौन है? छोटी आंत। सजीव में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम है पोषण, श्वसन, जनन, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्रमाकुंचक गति पाई जाती है कोलोन में, ग्रास नली में, छोटी आंत में, अग्नाशय में। तो इसका आंसर होगा छोटी आंत में। छोटी आंत में क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। और रक्त में कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो वह है प्लेटलेट्स। समान अनुशीथीलन रक्त दाब कितना होता है? तो 120/80 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 120 mm। निम्नलिखित में कौन सा एक अपघटक है? गोल कृमि, शैवाल, अमरबेल, जीवाणु। तो अमरबेल क्या है? एक अपघटक है, डिकम्पोजर है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार का झिल्ली है? पारागम, अपारागम, अर्धपारगम। तो यह है कोशिका झिल्ली अर्धपारगम है। सी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट लेसन है हमारा नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। कौन सी ग्रंथि है? लीवर है। ग्वाइटर अथवा घेघा पर कहाँ पे होता है? तो ग्वाइटर और घेवा क्यों होता है? ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है, यानी उसका मेन रीज़न क्या है? तो आयोडीन की कमी के कारण। थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ होता है? थायरॉक्सिन थायराइड में इसका फ्लो होता है, स्रवण होता है। मानव में डायलिसिस थैली है कहाँ पे? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया कोई नहीं। तो नेफ्रॉन का संबंध किससे है? किडनी से है, ब्रिक से है। और न्यूरॉन का संबंध किससे है? तंत्रिका तंत्र से है। न्यूरॉन का संबंध किससे है? तंत्रिका तंत्र से है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। भोजन का पचना अपचयन प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अपचयन प्रक्रिया है। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इथाइलिन। क्या? इथाइलिन। इथाइलिन का उपयोग फल बेचने वाले के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। वह संरचना जो उद्दीपन को पहचान करती है कहलाती है ग्राही, प्रभावक, उत्तरदायित्व, बेचैनी। इसे कहते हैं ग्राही। क्या कहते हैं? ग्राही। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि से प्रकार से होते हैं? अग्नाशय, थायराइड, पैराथायराइड, प्यूटिटरी। तो इसमें जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों से प्रकार होते हैं वह पैनक्रियाज, अग्नाशय होते हैं। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि ब्रिक के दोनों ओर ऊपर स्थित होता है? गोन्स, प्यूटिटरी, अग्नाशय, एड्रीनल। एड्रीनल ग्रंथि किडनी के दोनों ओर ऊपर स्थित होता है। कौन सा ग्लैंड? एड्रीनल ग्लैंड। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए जो संवेदी अंग है वह क्या है? उसे क्या कहते हैं? उसे श्रवण ग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे श्रवण ग्राही कहते हैं। ब्रिक के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? किडनी के ऊपर जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसे क्या कहते हैं? पीयूष, पीनियल, अधिवृक्क, अवट्टू। तो ब्रिक के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि को अधिवृक्क कहते हैं। एड्रीनल हार्मोन कहाँ से फ्लो होता है? एड्रीनल हार्मोन हाइपोथैलेमस ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से? हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। चलिए आगे। निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? कान, आँख, नाक, दिमाग। तो संवेदी ग्राही नहीं है दिमाग। आँख, कान, नाक इसमें देखने, सूंघने और सुनने की क्या होती है? क्षमता होती है, जिसे संवेदी ग्राही कहते हैं। मेरु रज्जु निकलता है प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पॉन्स, मेडुला। तो मेरु रज्जु का संबंध है किससे? मेडुला से। निम्न में से कौन सा गैसीय अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में पाया जाता है इथाइलिन, जिसको फल विक्रेता लोग उपयोग करते हैं। क्या पाया जाता है? इथाइलिन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन जो है वह क्या है? पादप हार्मोन है। दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को सिनेटिक या सिनेपस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेपस कहते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हार्टबीट के लिए, ये शारीरिक संतुलन बनाने के लिए उपयुक्त में से सभी। तो ब्रेन जो होता है इसका सभी जो काम होते हैं सोचने के लिए, हार्टबीट के लिए और शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए, ये सभी के लिए आवश्यक है। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बहुकोशिकीय जीवों में उपयुक्त में से दोनों समन्वय पाया जाता है। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? मेरु रज्जु में बनता है। कहाँ बनता है? मेरु रज्जु में बनता है। शरीर के प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहते हैं? जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। इनमें से कोई नहीं। तो पीयूष ग्रंथि को शरीर का प्रधान नियंत्रक ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहाँ होती है? नलिका विहीन, नलिका युक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नलिका विहीन में होती हैं। लैंगर हैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अग्नाशय में पाए जाते हैं, पैनक्रियाज में पाए जाते हैं। लैंगर हैंस द्वीपिकाएँ कहाँ पाए जाते हैं? पैनक्रियाज में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखिए इसमें 25 नंबर में कि निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है?
डिलीवरी के समय टायरोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, थायरोट्रोपिन हार्मोन, इंसुलिन। तो सबसे ज़्यादा जो प्रेगनेंसी के समय जो हार्मोन रिलीज होता है डिलीवरी के समय, वह कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष हार्मोन है? एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन। तो इसमें जो टेस्टोस्टेरोन है ये क्या है? मेल हार्मोन है। पत्तियों को मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एबिसिक एसिड। तो एबिसिक एसिड के कारण पत्तियों का मुरझाना पादप हार्मोन में संभव हो पाता है। चलिए देखिए कि स्रावित होने वाले हार्मोन के समय की मात्रा किस क्रियाविधि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? स्रवण, परिशुद्धन, अनुक्रिया, पुनर्पुनभरण। तो नेक्स्ट देखिए कि जड़ के अधोगामी वृद्धि होता है प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनुवर्तन। तो जड़ जो जाता है नीचे की ओर, तो इसका मुख्य कारण क्या है उसका फैलने का जमीन के अंदर? वह गुरुत्वानुवर्तन यानी गुरुत्व बल के कारण वो जड़ का क्या होता है? वृद्धि होता है जमीन के अंदर। पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किस ब्रेन के किस हिस्से का भाग है? ये पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। किस मस्तिष्क का? पीछे वाले ब्रेन का ये हिस्सा है पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वोमिटिंग होना, चबाना, सलाइवा आना, हर्टबीट होना। तो जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है वह क्या है? चबाना। ये ऐच्छिक क्रिया में आता है, लेकिन सलाइवा आना, वोमिटिंग होना, हर्टबीट होना ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर में स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण करता है? शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का जो भाग है वह अनुमस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क? अनुमस्तिष्क का भाग इंपॉर्टेंट होता है। पादप हार्मोन में साइटोकिनिन की सहायक है। पादप हार्मोन में साइटोकिनिन सहायक है परोह के अग्रभाग के लंबाई के वृद्धि के लिए, तने के वृद्धि के लिए। तो साइटोकिनिन जो सहायक होता है यह किसका? प्ररोह के ये सहायक होता है। अकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? छुई मुई, घृतकुमारी, कैंडुला, कैक्टस। जब छुई मुई के पौधे को छूते हैं तो अचानक एक जगह से दूसरे जगह जो गति के कारण वो मुरझा जाता है उसे कहते हैं अनुकंचन गति, अनुकुंचन गति। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एंड्रोजन। तो थायराइड ग्रंथि से निकलता है थायरॉक्सिन। इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन के कमी से होता है डायबिटीज, मधुमेह। खोपड़ी के अग्र सिरे स्थित न्यूरॉन के शरीर में विभिन्न भागों से क्या प्राप्त होता है? तो खोपड़ी के अग्र सिरे न्यूरॉन से शरीर के विभिन्न भागों में संकेत प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? संकेत प्राप्त होता है। अवट्टु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है अवट्टु ग्रंथि को? आयोडीन। क्या ग्रंथि के लिए जरूरी है? आयोडीन की जरूरत है। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलते हैं? वृषण में, अंडाशय में, पीयूष ग्रंथि में, प्रावट्टु में। तो लीडिंग कोशिकाएं मिलते हैं वृषण में। ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे की किस क्रिया में सहायक होते हैं? ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायक होते हैं? ऑक्सिन पादप हार्मोन वृद्धि में सहायक होते हैं। तंत्रिका तंत्र का भाग है मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु, इनमें से सभी। तो तंत्रिका तंत्र में ये सभी आते हैं। मस्तिष्क, रीढ़ और रज्जु ये सभी तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और एवं रिलैक्सिन हार्मोन जो स्रावित होता है ये कहाँ से स्रावित होता है? तो ये अंडाशय से, ओवेरी से स्रावित होता है। ठीक है। इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एस्टेडियाल। तो मादा जनन हार्मोन में ये सभी हार्मोन आते हैं। निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? प्यूटिटरी ग्रंथि, यकृत, वृषण, थायराइड ग्रंथि। तो वृषण जो है ये हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन क्या होता है? एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। तो कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है एस्ट्रोजन। क्या है? एस्ट्रोजन। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। किसके द्वारा? जैविक क्रियाएं जो नियंत्रित होते हैं इसमें तंत्रिका तंत्र और जो उस केमिकल जो होते हैं, रसायन होते हैं, ये सभी जैविक क्रियाओं को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। एबिसिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? ऑक्सीजन की तरह, जिबरेलिन्स की तरह, साइटोकाइनिन की तरह, वृद्धि रोधक की तरह। तो वृद्धि रोधक की तरह एबिसिसिक एसिड काम करता है। बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन, जिबरेलिन्स दोनों। तो ये दोनों होंगे, ऑक्सीजन और जिबरेलिन्स दोनों जो है वो बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं। इनमें से कौन सा फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एथिलीन। कौन? एथिलीन। फल पकाने के लिए एथिलीन, फल पकाने के लिए एथिलीन। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति के दर को नियंत्रण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन और कौन सा भाग नियंत्रण करता है? सेरिब्रम, सेरिब्रम, मेडुला, सेरिबेलम, डाइएन्सोकोफान। तो मेडुला जो है वो नियंत्रण करता है। इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? सेरिबेलम, मेडुला, सेरिब्रम, कॉर्पस कैलोसम। तो सेरिब्रम, सेरिब्रम। हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, हार्मोन स्रावी होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, नलिका ग्रंथि से, इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन जो स्रावित होता है वह अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन नरलिंग हार्मोन है, स्त्रीलिंग हार्मोन है, पाचक रस है, पायराथायरॉइड हार्मोन है। तो एंड्रोजन जो है वो नरलिंग हार्मोन है, ठीक है। ये मेल में पाया जाने वाला हार्मोन है एंड्रोजन। एस्ट्रोजन जो स्रावित होता है, एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। कहाँ से? अंडाशय के द्वारा। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? प्यूटिटरी, थायराइड, वृषण, यकृत। तो यकृत जो है, लीवर जो है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। निम्न में से कौन प्यूटिटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एंड्रोजन। तो एंड्रोजन जो है ये प्यूटिटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ देता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल क्या है? यह अम्ल को मेथेनोइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मेथेनोइक एसिड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 59 नंबर। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन, न्यूरॉन, सेरिब्रम। तो इसे हम लोग कहते हैं न्यूरॉन। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? उद्दीपक, पाचक रस, हार्मोन, आवेग। तो केमिकल दूत जो कहा जाता है, रासायनिक दूत जो कहा जाता है, वह किसे कहा जाता है? हार्मोन को कहा जाता है। शरीर को संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क स्टेम, सेरिब्रम। तो शरीर को संतुलन बनाए रखने में सहयोगी होता है सेरिबेलम। कौन? सेरिबेलम। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के कारण क्या है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, ए एवं बी। तो किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन का जो कारण होता है वह टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कारण होता है, ए एवं बी। में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो पादप हार्मोन नहीं है। पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधे और पशुओं के कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? अनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान, साइटोजेनेटिक्स, ऊतक विज्ञान। तो इसे कहते हैं कोशिका विज्ञान। क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान। चलिए आगे, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है कहाँ से? वृषण से। हम लोग कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट लेसन की ओर चलते हैं। लेसन का नाम है, यहाँ देखिए, रुधिर चाप नियंत्रित होता है कहाँ से? एड्रिनल से। मानव मस्तिष्क का औसत भार है 1.4 kg। मेरुरज्जु कहाँ से मिलता है? मेडुला से। निम्न में से अंग संवेदग्राही नहीं है, तो ये मस्तिष्क संवेदग्राही नहीं है। थायरॉक्सिन हार्मोन में संश्लेषण किसका होना आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन में जो संश्लेषण होना आवश्यक है वो मैंगनीज का। किसका? मैंगनीज का। फल पकाने के लिए एथिलीन और मनुष्य के कपाल में तंत्रिकाओं की संख्या कितने जोड़ी होते हैं? तो 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग पहचानने का केंद्र है? मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। इनमें से कोई नहीं। तो अग्र मस्तिष्क जो है वो मस्तिष्क पहचानने, मस्तिष्क से गंध पहचानने का काम करता है। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दांत की सबसे ऊपरी परत को इनामल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामल कहते हैं। दांत की सबसे ऊपरी परत को इनामल कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट लेसन, जीव जनन कैसे करता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं इसमें कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है फूलों के द्वारा। किसके द्वारा? फूलों के द्वारा। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शकवाहिका, डिंबवाहिनी। शकवाहिका मानव मादा जनन का नहीं, ये पुरुष जनन का भाग है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं? किण्वन, बौनापन, मधुमेह। कोई नहीं, तो ये हो जाएगा कोई नहीं, इसे कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? सरसों, गुड़हल, पपीता, मटर। तो पपीता जो है वो एकलिंगी पादप का उदाहरण है। कौन? पपीता। पपीता एकलिंगी पादप का उदाहरण है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा, ईस्ट, मलेरिया, पैरामीशियम। मुकुलन जो होता है वो कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। पुष्पों में नर प्रजनन अंग क्या है? पुष्पों में नर प्रजनन अंग को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर कहते हैं। पुष्पों में नर प्रजनन अंग को पुंकेसर कहते हैं। और द्विखंडन होता है कहाँ पे?
अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में, इनमें से सभी। तो द्विखंडन ये सभी में होता है। चलिए आगे करते हैं कि निम्न में से किस जीव बहुविखंडन होता है? अमीबा, हाइड्रा, मलेरिया परजीवी। तो मलेरिया परजीवी का क्या होता है? बहुविखंडन होता है। मलेरिया परजीवी का बहुविखंडन होता है। चलिए आगे इसमें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रायोफाइलम का कौन सा भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? पत्तियां में, जड़ में, तना में, फल फूल में। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? तो पत्तियां में। मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है कहाँ पे? तो ये होता है फिलोपिन नलिका में। कहाँ पे? फिलोपिन ट्यूब बोलते हैं इसे। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, सभी में। तो जो तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है ये सभी में होता है। खंडन द्वारा जनन होता है मेढक में, सितारा मछली में, टिड्डे में, कौवे में। तो सितारा मछली में खंडन द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, उपरोक्त में से सभी। तो कायिक प्रवर्धन संभव है उपरोक्त में से सभी। कायिक प्रवर्धन जड़, तना और पत्ती सभी के द्वारा होते हैं। तने पर उपस्थानिक कलियां पाई जाती है पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिल्म में, सभी में। तने की जो उपास्थानिक कलियां पाई जाती है वह कहाँ पे? आलू में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में, प्लाज्मोडियम में। मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वह कहाँ पे? हाइड्रा में। ठीक है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है कहाँ पे? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा कहाँ होता है? तो ईस्ट में। कहाँ पे होता है? ईस्ट में। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका नहीं है। पराग कोष में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय, अंडप, परागकण। तो पराग कोष में होते हैं परागकण। पराग कोष में क्या होता है? परागकण। गतिशील जनन कोशिका में नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार सिंचित होता है उसे क्या कहते हैं? जननांग। उभयलिंगी, परागकण, मादा युग्मक। तो इसे कहते हैं जननांग। क्या कहते हैं इसे? जननांग। एड्स रोग का मुख्य कारण क्या है? असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी और पोषण की कमी। तो असुरक्षित यौन संपर्क जिससे टी सेल प्रभावित होता है। कौन सा? टी सेल प्रभावित होता है। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है पीला होता है, हरा होता है, लाल होता है, सफ़ेद होता है। तो पंखुड़ियों का रंग हरा होता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय, बीज। तो इसका आंसर होगा स्त्री केसर। पराग नलिका के बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन से संबंधित है? तो यह अनुवर्तन होता है क्रोमोटॉपिज्म। क्रोमोटॉपिज्म रसायनुवर्तन। भ्रूण में माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? उसे प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्लेसेंटा कहते हैं। निम्न में से कौन पुनर्उद्भव का उदाहरण है? हाइड्रा। हाइड्रा जो होता है ये पुनर्उद्भव होता है। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? तो पुंकेसर नर। यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? यौना आरंभ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? यौना आरंभ कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कि मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन होता है? वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग। ये सभी। तो ये सभी होते हैं। और शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, वृषण में, शुक्राशय में। तो ये होता है शुक्रवाहिका में। चलिए नेक्स्ट देखिए। स्त्रियों में अंडाशय की कितनी संख्या होते हैं? स्त्रियों में ओवेरी की संख्या कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने? 2। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? जायगोट बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है? जायगोट। वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं कहाँ पे? शुक्र अधिवृषण में। कहाँ पे? अधिवृषण में। वैसे परिवर्तन जो परिवर्तन के नियंत्रण से बाहर होते हैं वह क्या कहलाते हैं? उसे कहलाते हैं निषेचन कहते हैं। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, सरसों। तो पपीता जो है एकलिंगी का उदाहरण है। हाइड्रा में प्रजनन की वृद्धि निम्नलिखित में से कौन सा है? कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंग, मुकुलन, विखंडन। हाइड्रा में प्रजनन की विधि को क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? बाह्यदल। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। तो पुंकेसर बनाता है। गन्ना, गुलाब और अंगूर कृषि किस जनन विधि में उपयोग किया जाता है? कायिक विधि में। किस विधि में? कायिक विधि में। मादा जनन तंत्र में 2 अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे गर्भाशय कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? गर्भाशय, यूट्रस कहते हैं।
माँ के रुधिर से पोषण मिलता है भ्रूण को। मानव मादा का गर्भकाल का समय होता है कितने माह का, तो 9 माह का। बीज विकसित होते हैं पराग कोष में, अंडाशय में, पुंकेसर में, बीजांड में। बीज विकसित होते हैं बीजांड में। कहाँ पे? बीजांड में। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? टाइफाइड, सुजाक एवं एड्स दोनों। तो जो लैंगिक जनन जो रोग होता है, लैंगिक जनन संचारित रोग है, वो दोनों है बी और सी। जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। मानव में नर जनन ग्रंथि को क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। और भ्रूण का विकास कहाँ होता है? हम लोग कर चुके हैं इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट लेसन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? बैक्टीरिया से नहीं है, गुनेरिया, सिल्फिस, मस्सा, इनमें से कोई नहीं। तो मस्सा जो है वो जीवाणु जनित रोग नहीं है। निम्न में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। तो केचुआ जो है वो उभयलिंगी जंतु है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक है, क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और निम्न में से कौन लैंगिक जनन को संचारित रोग नहीं है? तो टाइफाइड जो है वो लैंगिक जनन से संचारित रोग नहीं है। ये दूषित पानी और भोजन से होता है। अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? तो विखंडन विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? विखंडन विधि के द्वारा। और पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में। निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण परागकोश में, अंडाशय में, वर्तिका में, पत्तियों में। तो परागकण निम्न में से परागकोश में बनते हैं। और निम्न में से कौन सा जीवाणु बीज विकसित होते हैं? कहाँ पे? बीज बीजांड में विकसित होते हैं। और अलैंगिक जनन का विधि क्या है? तो बीजाणु जनन, मुकुलन और विखंडन, ये सभी अलैंगिक जनन में आते हैं। घेघा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। और निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का एक विधि है? प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? मेनोपाउज, मेनार्थे, मासिक चक्र, इनमें से सभी। तो इसे कहते हैं मेनार्थे। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना मेनार्थे कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का एक विधि है? कृत्रिम कायिक, कलम लगाना, दाब लगाना, कलम बंधन करना, ये सभी क्या है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है, जिसके तहत प्लांटेशन किया जाता है। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग? तो घेघा ग्वाइटर रोग से बचने के लिए। नेक्स्ट लेसन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट लेसन है हमारा अनुवांशिकता, जैव विकास। जीवों की उत्पत्ति पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो जीवों के विकास के लिए जो नहीं था वह क्या था? ऑक्सीजन नहीं था। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ये गुणसूत्र की संख्या होते हैं कितना? 23। कितना पेयर में होता है? 23 पेयर में होता है। 23 मेल में और 23 फीमेल में। मेल का लास्ट XX और फीमेल का लास्ट जो होता है वो Y होता है। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? समजात अंग, अवशेषी अंग, समवृत्ति अंग, कोई नहीं। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख समवृत्ति अंग में आते हैं। किस में आते हैं? समवृत्ति अंग में आते हैं। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं है। तो ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? वर्तमान प्राणियों की कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनके शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया। तो ऐसी संरचनाओं को अवशेषी अंग कहते हैं। जीन शब्द का प्रस्तावना किसने दिया था? वाटसन, मेंडल, वेंडेन, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। कौन से वैज्ञानिक ने मेंडल के नियमों को पुनः खोज किया था? तो सरमर्क। गुणसूत्र बने होते हैं, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए तथा प्रोटीन्स एवं आरएनए के। गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन्स और आरएनए के। डीएनए तथा प्रोटीन्स एवं आरएनए के। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। जीन शब्द को किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉनसन ने। जीन शब्द को किसने प्रस्तुत किया था? जॉनसन ने। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ उत्पन्न करने वाले मच्छर डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो शुद्ध जल में। समजात अंगों के उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद। हमारा हाथ और कुत्ते का जो अग्रपाद होता है, आगे वाला जो
उसका 2 पैर वाला जो भाग होता है वह क्या होता है, हमारे समजात अंग के जैसा है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारे सबसे अधिक समानता किसमें है, चिंपैंजी में। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की उपेक्षा विभिन्नताएं होगी तो अधिक होगी। मेंडल ने अपने प्रयासों के लिए किस पौधे को चुना था, तो मटर को चुना था। किसको चुना था, मटर को चुना था। और फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक नाम किसने दिया था, फ्रेडरिक, तो नाभिक एसिड, नाभिक अम्ल को। किसने पर्याप्त प्रमाण दिया था कि जीन गुणसूत्र का भाग है, तो ये दिया था वीटी वाबरी और WS सेटन ने 1902 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि प्रत्येक गुणसूत्र में दो कुंडली धागों का बना होता है। प्रत्येक क्रोमोसोम जो होते हैं वो 2 कुंडली धागों के बने होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं अर्धगुणसूत्र। क्या कहते हैं उसे, अर्धगुणसूत्र। विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है, तो चिंपैंजी। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखित है, रॉबर्टसन, ब्राउन, डार्विन, रॉबर्ट हुक। द माइक्रोग्राफिया लिखा हुआ है रॉबर्ट हुक का। नेक्स्ट देखिए कि निम्न में से कौन से पौधे बौने पौधे को दर्शाता है। निम्न में से कौन से पौधे बौने पौधे को दर्शाता है, तो टीटी। कौन सा अभिलक्षण वंशानुगत नहीं है, आंख का रंग, चमड़ी का रंग, बाल का प्रकृति, शरीर का आकार, तो चमड़ी का रंग जो है ये अभिलक्षण वंशानुगत नहीं है। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों में फिनोटोपिक अनुपात कितना होता है, तो 9:3:3:1। स्त्रियों के लिंग के गुणसूत्र क्या होते हैं, तो XX। पुरुषों के लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, तो XY। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत की संकल्पना किनके द्वारा दिया गया था, डार्विन के द्वारा। किनके द्वारा, डार्विन के द्वारा। प्राकृतिक वर्ण में जैव विकास की जो परिकल्पना था ये किसके द्वारा दिया गया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। मनुष्य एक का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो एस्पेसियंस। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था, अमेरिका, अफ्रीका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, तो मानव का उद्भव हुआ था अफ्रीका में। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है, तो चमगादड़ एवं पक्षी के पंख समरूप हैं। क्या है, समरूप है। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, ग्रेगर जॉन मेडल ने। वंशानुगत नियमों को प्रतिपादन किया था ग्रेगर जॉन मेडल ने। इनमें से कौन सही है, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे कहते हैं DNA। कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं, कर्णपाली, कर्णरक्षक, कर्णपोषी, कर्णधार, तो इसे कहते हैं कर्णपाली। जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया था, जैव विकास को लैमार्क ने। किसने, लैमार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने। और विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती है। किसी जीव के जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है, तो जीन प्रारूप और जीनोटाइप कहलाता है। जीन प्रारूप और जीनोटाइप कहलाता है। जीन प्रारूप एवं वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवांशिक लक्षण या विशेष जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं वह क्या कहलाता है। जीन प्रारूप में वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवांशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं वह क्या कहलाता है, फेनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है, फेनोटाइप। ग्रेगर जॉन मेडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे, पादरी थे। मेंडल के जनक पीढ़ी ने किस लेटर से सूचित किया था, तो इनका लेटर क्या था, P से। किसी भी प्रजाति के विशेषक एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है, जीन कोष कहलाता है। जाति के उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें लैंगिक जनन होता है। किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ये मेंडल का कॉन्सेप्ट था कि जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। DNA में कितने प्रकार के नाइट्रोजक क्षार होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक के पुस्तक के लेखक कौन है, चार्ल्स डार्विन है। और किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है, उसे जीनोटाइप या जीन प्रारूप कहते हैं। अनुवांशिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्नताएं तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं।
अफ्रीकी मानव के सबसे निकट संबंधी कौन है? चिंपैंजी, गोरिल्ला, बंदर, गिलहरी। तो सबसे नज़दीक जो है वो कौन है? चिंपैंजी हैं। पक्षी तथा तितली के पंख क्या होते हैं? असमजात अंग होते हैं। अवशेषी अंग का उदाहरण क्या है? और पुच्छ केसेरू के निषेचक पटल, कर्ण पल्लव की पेशियाएँ। तो ये सभी जो हैं अवशेषी अंग हैं जिसका कोई उपयोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? तो अपेंडिक्स। अपेंडिक्स भी एक अवशेषी अंग है। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दिया गया था? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। मानव शरीर में एक समान कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। एक समान में तो 22 जोड़े। कितने जोड़े? 22 जोड़े। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि कोशिका के आगे समान लगाए हुए तो 22 जोड़े। ऐसे होगा 23 जोड़ा, ऐसे होगा 23 जोड़े, 23। मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ के अग्रपाद समजात अंग है। मानव युग्मक में लिंग में गुणसूत्रों की संख्या होते हैं 2। निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? चार्ल्स को, लैमार्क को, चार्ल्स डार्विन को? आइए नेक्स्ट लेसन देखते हैं, हमारा पर्यावरण से रिलेटेड है जो आपके ईवीएस का भी पार्ट है। निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरण का उदाहरण है? तो डीडीटी। ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में। निम्न में से कौन एक जलीय आहार है? शैवाल, जलीय कीट और मछली। तो शैवाल, जलीय कीट और मछली जो है ये एक जलीय आहार श्रृंखला है। निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता के श्रेणी में जंगली जानवर। कौन हो जाएंगे इसमें? जंगली जानवर। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित पदार्थ है? सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन, गैस, रबर, प्लास्टिक की बोतल। सूखे घास पत्ते। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। इनमें मुर्दाखोर है, चील, सियार, कौआ, सभी। तो सभी। निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नीकरण का उदाहरण है? तो प्लास्टिक जो है वह क्या है? अजैव निम्नीकरण है। कौन सा पर्यावरण के लिए जैविक घटक नहीं है? पौधे, जंतु, वायु। तो हवा जो है ये जैविक घटक में नहीं आता है। निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक है? तो प्लास्टिक जो है वह जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है। तालाब किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में आता है? कृत्रिम, प्राकृतिक, अजैविक, इनमें से कोई नहीं। तो तालाब जो है वो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में आता है। तालाब किस में आता है? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय पारितंत्र नहीं है? जंगल, एक्वेरियम, घास का मैदान, मरुस्थल। स्थलीय पारितंत्र नहीं है एक्वेरियम। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। मृत शरीर को पचाने वाले जीव को क्या कहते हैं? डिकम्पोजर जीव कहते हैं, अपघटकीय जीव कहते हैं। वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या होता है? कम वर्षा, भूस्खलन, भूमि अपरदन, बाढ़, उपरोक्त सभी। जैव वातावरण में कौन शामिल होते हैं? तो जंतु, पौधे और मनुष्य जो हैं वो जैव वातावरण में शामिल होते हैं। जंतु, पौधे तथा मनुष्य जो हैं वह जैव वातावरण में शामिल होते हैं। वैसे जीव जो पौधे और जंतु दोनों का भक्षण करते हैं उसे हम लोग सर्वभक्षी कहते हैं। और जीवाणु और कवक क्या कहलाते हैं? ये क्या है? अपघटक है। क्या है? अपघटक है। सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करता है? हरे पौधे के द्वारा। तो सौर ऊर्जा जीव मंडल में हरे पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद प्रवेश करता है। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करता है अल्ट्रावायलेट रे को। प्रत्येक पारितंत्र होता है गतिशील, प्रगतिशील, अस्थायी, गत्यात्मक तंत्र। तो गत्यात्मक तंत्र। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? तो उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है ये सबसे अधिकतम संख्या में मौजूद हैं। पारितंत्र में जैविक घटकों की श्रेणियों में निम्न में से कौन है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये सभी। तो ये सभी। ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन क्या है? ओजोन एक घातक विष है। कृत्रिम पारितंत्र का क्या उदाहरण है? बगीचा और खेत। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के मध्य सतह, वायुमंडल के ऊपरी सतह, वायुमंडल के निचले सतह। तो ये पाया जाता है समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में, समताप मंडल के ऊपरी सतह पे। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, बकरी तथा मानव। बाजार जाते समय पर्यावरण मित्र व्यवहार क्या कहलाते हैं? बाजार जाते समय सामान लेने के लिए कपड़े का थैला ले जाना ही क्या कहलाता है? पर्यावरण मित्र कहलाता है। जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। और ये सभी आपके इन्वायरमेंट से भी जुड़े हुए हैं, इसके लिए अलग ईवीएस करने की जरूरत नहीं है, ये पार्ट में ही आपका एक
लेसन ईवीएस का पर्यावरण से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक होते हैं, तो घास पारितंत्र में जो उत्पादक होते हैं वो घास होता है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन कितने होते हैं, तो 3 ऑक्सीजन होते हैं, O3 होता है। अपघटक के उदाहरण है, तो कवक जो है वह क्या है, अपघटक के उदाहरण है। चिपको आंदोलन का संबंध वृक्षों से था, चिपको आंदोलन का संबंध वृक्षों से था। और निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में आते थे, तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में तालाब आते हैं। कौन से प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में है, तो जंगल। चलिए नेक्स्ट देखिए कि कौन से गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके ग्रीन हाउस को इफेक्टिव करता है। ओजोन परत किस विकिरण के कारण पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करता है, तो परावैंगनिक किरण को, परावैंगनिक किरण के कारण। कौन से अजैव निम्नीकरण कचरा है, टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्मोकोल, तो थर्मोकोल जो है वो अजैव निम्नीकरण है। इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है, सर्वाहारी जीव कौन है, तो तिलचट्टा। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव किसे कहते हैं, सूक्ष्म उपभोक्ता जीव में आते हैं जीवाणु और कवक। इनमें वन आहार श्रृंखला कौन है, घास, हिरन और बाघ। सूर्य के द्वारा निकला हुआ परावैंगनिक किरण कहाँ अवशोषित होता है, तो ओजोन परत पर। कहाँ, ओजोन परत पर। परावैंगनिक किरण के कारण मनुष्य के कौन से रोग होते हैं, तो त्वचा कैंसर। कौन सा रोग होता है, त्वचा कैंसर। और वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है, तो 5 परतों में बांटा गया है। कितने परतों में, 5 परतों में। पादप खाने वाले जीव को क्या कहते हैं, शाकाहारी। और कौन सा मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है, तो आपके बायोगैस जो है वो मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने % है, 78% है। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, तो उत्पादक इसमें घास है। कौन उत्पादक है, घास है। और मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र का तृतीय उपभोक्ता कौन होता है, सर्प होता है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन होते हैं, हिरन प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। हिरन क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय होता है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है, प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तो द्वितीय पोषी स्तर। सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। और कौन सा गैस ओजोन परत को छेद करने के लिए उत्तरदायी है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चिपको आंदोलन वृक्षारोपण से संबंधित था। फिर ईवीएस का ही पार्ट है आपका प्राकृतिक संसाधन और उसका प्रबंधन। तो ये बायोलॉजी के ईवीएस वाले पार्ट में हम लोग देख रहे हैं निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ये सब क्वेश्चन पहले भी हमने करवा रखा था प्लेलिस्ट में, साइंस वाले प्लेलिस्ट में। जीवधारी। यूरो 2 का संबंध किससे है, यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, कुआं। और निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो केचुआ। कॉलीफॉरक्स जल का पीएच मान कितना होता है, 7। ठीक है। पर्यावरण दिवस की, और 7 से, अगर 7 से नीचे है तब क्या होगा, वो एसिड होगा, एसिड होगा। और 7 से ऊपर है तब क्या होगा, 7 से अगर ऊपर है तो वो बेस होगा। और कितना तक जाता है, ये 14 तक जाएगा। पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है, 5 जून को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। और नेक्स्ट देखिए कि गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो ये आरंभ हुआ था 1985 में। और चिपको आंदोलन का संबंध जो रहा था ये कहाँ से, उत्तराखंड से शुरू हुआ था और 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। और साल नर्मदा नदी पर। और साल वृक्ष के वनों में लगभग 1272 हेक्टेयर ग्रामीणों के द्वारा बहुत बुरी तरह निम्नीकृत होने से बचाया गया। ये कहाँ पे, मिदनापुर में। वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नियंत्रण करने के लिए आवश्यक है, तो अंधाधुंध कटाई को रोकना, अतिचारण और खनन, ये सभी इसके संबंधित फैक्ट हैं। नेक्स्ट देखिए कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित होते हैं वह क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरण, अजैविक कारक, अक्रिय, पर्यावरण। तो जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार, अब 5 प्रकार के आहार का प्रयोग होता है। कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। जैव विविधता में हॉटस्पॉट स्थल को क्या कहलाता है, तो ये वन को कहते हैं हॉटस्पॉट। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष को लेकर था, तो खेजरी वृक्ष को लेकर। किस वृक्ष को लेकर, खेजरी वृक्ष को लेकर। नेक्स्ट देखिए इसमें कि प्राकृतिक जल मार्ग जो डैम, कंक्रीट अथवा छोटे कंकर से, प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम, कंक्रीट अथवा छोटे कंकर से बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे चक डैम कहते हैं। कोयले और पेट्रोलियम की परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण होता है, तो प्राणियों के मृत शरीर, वनस्पति के मृत शरीर, सागरीय प्राणियों के मृत शरीर, सभी के कारण। निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है, तो कौन है, तो मृदा, जल और वन, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। निम्नलिखित में से संसाधनों में से किसे संपोषित रूप से उपयोग करने के लिए आवश्यकता होता है, तो वैसे संसाधन जो
खत्म हो सकते हैं तो उन्हें संपोषित रूप से उपयोग करना चाहिए, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और वन उपयुक्त में से सभी। विश्व में कितने प्रतिशत भाग पे जल है? तो 70% भाग पर क्या है? जल है। निम्न में सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो टिहरी बांध गंगा नदी पर है। गंगा नदी की लंबाई है 2500 किलोमीटर और टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, और इसी के साथ हमारा ये बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। फिजिक्स हमने अपलोड कर दिया है। उभयलिंगी जंतु का कौन नहीं है? उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? केचुआ, कृमि, हाइड्रा, मछली। तो कृमि जो है उभयलिंगी जंतु नहीं है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। प्रकृति में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्न में से कौन है? तो जल जो है वो अजैविक निम्न संसाधन में आता है। 20 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? नम क्षेत्र कहते हैं। और हिमाचल प्रदेश में स्थानीय व्यवस्था को किस नाम से जानते हैं? कूलह के नाम से जानते हैं। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। और जैव निम्नीकरण उपशिष्ट निम्न में से क्या है? तो ये एक प्रकार का मलमूत्र है, बाहित मल है, पेड़ पौधे का मृत शरीर है। जैव अनिम्नीकरण उपशिष्ट निम्न में से क्या होता है? तो सीसा, आर्सेनिक, रेडियोधर्मी, ये सभी उपशिष्ट है। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। कॉलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो कॉलीफॉर्म आंत में पाया जाता है। और भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ किया था? तो भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना 1970 में प्रारंभ किया था। कब प्रारंभ किया था? 1970 में प्रारंभ किया था। और पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, तो मोटरसाइकिल चलाना पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। निम्न में से कौन गंगा प्रदूषक के लिए उत्तरदायी है? तो गंगा में मछली पालना उत्तरदायी नहीं है, बाकी सभी जो है गंगा प्रदूषक के कारक है। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? केरल की। और कर्नाटक में सब क्वेश्चन करवाया हुआ है। कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को क्या कहा जाता है? तो एरियस कहा जाता है। BS4 का संबंध किससे है? तो ये BS4 का संबंध है वायु प्रदूषण से। अब यहाँ पे जो अभी हम लोग देखे हैं इंपॉर्टेंट बायोलॉजी से रिलेटेड, जो आपका साइंस का सब ये लास्ट क्लास की ओर हम मूव कर चुके हैं, जो बिहार शिक्षक बहाली से रिलेटेड है। हिस्ट्री का तीनों पार्ट कंप्लीट, लास्ट रिवीजन कंप्लीट कर चुके हैं। साइंस भी लास्ट रिवीजन कंप्लीट है। अब आपका एक केमिस्ट्री बचा हुआ है जो आपको अपलोड कर देंगे, जो आप देख लीजिएगा। 1 घंटा आपको लगेगा और 1 घंटा के अंदर और लगभग आधे घंटे का एक इकोनॉमिक्स का पार्ट और 1 घंटे का पॉलिटिकल साइंस का पार्ट, जिसमें बिहार से संबंधित कुछ फैक्ट भी आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।